अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। हमारे कोर्स का नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वो है न्यूमेरिकल मेथड, हमारे कोर्स का टाइटल का नाम है। और जो फर्स्ट हमारा लेक्चर है वो है अबाउट इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन, ठीक है जी। तो लेक्चर नंबर 1, कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल मेथड्स, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटरपोलेशन। तो पहले हम ये डिस्कस कर लें कि इंटरपोलेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो वी कैन से इंटरपोलेशन इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल at given value of independent variable with respect to bivariate data और वाइस वर्सा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटरपोलेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालती हैं और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू दी जाती है और उसके साथ साथ एक बाईवेरिएट डाटा भी दिया जाता है। तो उस सारे प्रोसेस में जो हम फाइंड करने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। आई रिपीट, द प्रोसेस of obtaining the value of dependent variable at given value of independent variable with respect to bivariate data is called interpolation। इसको हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि y की वैल्यू निकालना जब x दिया गया है, और वाइस वर्सा क्या होगा कि x की वैल्यू निकालना जब हमारे पास y दिया जाए। दोनों ही सूरतों में हमें बाईवेरिएट डाटा जो है वो लाजमी दिया जाएगा। अब इंटरपोलेशन जो है इसकी दो टाइप्स हैं जो यहाँ पे इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। क्या जी? इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स मतलब इंटरपोलेशन जो है वो इक्वल इंटरवल्स के लिए, और अनइक्वल इंटरवल्स। तो इंटरपोलेशन जो है यहाँ पे इस कोर्स में हम दो तरीके से देखेंगे, इक्वल इंटरवल्स और अनइक्वल इंटरवल्स, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल्स क्या चीज़ होती हैं, क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें डिटेल से पता चल जाएगा कि इक्वल इंटरवल से हम इसका क्या मतलब ले सकते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये वाली जो है इंटरपोलेशन जो है इक्वल इंटरवल्स के लिए जो है वो हमें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा, the following data give I आपने कैपिटल लिखना है, कॉमा द इंडिकेटेड HP, the indicated HP and V क्या है? द स्पीड in knots developed by Aship।
ठीक है जी। हाँ जी, मैं इसको पढ़ता हूँ, ज़रा सुनिए। द फॉलोइंग डाटा गिव आई द इंडिकेटेड HP and V, the indicated HP and V, the speed in knots developed by a ship। तो हमें एक टेबल दिया गया है, V हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और कैपिटल I जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। वैल्यूज़ हैं 8, 10, 12, 14, 16। I की वैल्यू है 1000, 1900, 32 and 50, 54, 00, 8, 9 and 50, हाँ जी। तो बिल्कुल जल्दबाजी से काम नहीं लेना, रिलैक्स होके क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पहले समझे क्या है। द फॉलोइंग डाटा गिव आई, ये जो है डाटा हमें आई देता है। द इंडिकेटेड HP एंड V, और उसके अलावा V की वैल्यू देता है। द स्पीड इन नोट्स डेवलप्ड बाय अ शिप, तो मुख्तसर हमें जो कंसर्न होगा कि एक मतलब शिप से एसोसिएटेड जो है आई और V की वैल्यूज़ जो हैं वो हमें एक एसोसिएटेड एक टेबल दिया गया, ठीक है जी। यहाँ पे V जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और I जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। मैंने जैसा कि आपको पहले कहा था, इंटरपोलेशन का हमने आज जो लेक्चर पढ़ना है उसमें इक्वल इंटरवल्स के लिए पढ़ना है। इक्वल इंटरवल का मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो y है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि उनकी वैल्यूज़ के दरमियान में क्या है जी, इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल का मतलब कि 8 में 2 ऐड करें तो 10 बन जाता है, और 10 में 2 ऐड करें तो 12 बन जाता है, 12 में 2 ऐड करें तो 14 बन जाता है, 14 में 2 ऐड करें तो 16 बन जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इक्वल इंटरवल्स मींस के इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होंगी उनके दरमियान में जो डिफरेंसेस होगा वो सेम हुआ करेगा हमेशा। जैसे कि 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, ठीक है। सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये चीज़ देखनी है हमने ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो आई है उसमें ये चीज़ नहीं देखनी, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड आई की वैल्यू निकालें, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालें, व्हेन V इज इक्वल टू 9। सॉल्यूशन, हाँ जी, गौर करें। फाइंड आई की वैल्यू निकालनी है व्हेन V इज़ इक्वल टू 9। अब आप ऐसा करें कि ज़रा वो मेरे अल्फाज याद करें जब मैंने इंटरपोलेशन की डेफिनेशन बताई थी। इंटरपोलेशन मैंने क्या कहा था कि फाइंड आई मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की हमने वैल्यू निकालनी करनी है, ठीक है, और कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दी जाएगी। यहाँ पे फाइंड आई मतलब आई की वैल्यू निकालें, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालें, और ऐड गिवन मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो V है उसकी वैल्यू क्या है, गिवन क्या है, 9 है। ये बात भी क्लियर होगी। और मैंने ये कहा था साथ डेफिनेशन में कि वहाँ पे बाई वेरिएट डाटा भी होगा। बाई वेरिएट डाटा का मतलब कि ऐसा डाटा जिसमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी जो कि यहाँ पे क्या है, V और I हैं। तो इस तरीके से हम सारी डेफिनेशन को कवर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, इंटरपोलेशन इज़ अ प्रोसेस in which we find the value of a dependent variable at given value of independent variable
with respect to given bivariate data. Bivariate, by means to, variate मतलब जिसमें तब्दीली आए, तो bivariate data मतलब ऐसा डाटा जिसमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू दी जाएंगी आपको। अब जी इसमें और जो चीज़ समझने वाली है, फाइंड आई व्हेन v इज़ इक्वल टू 9। आप ज़रा गौर करें कि v इज़ इक्वल टू 9 तकरीबन हमारे पास कहाँ पे फॉल कर रहा है, इस जगह पे 8 और 10 है, इसके दरमियान में यहाँ पे कोई हमारे पास v इज़ इक्वल टू 9 होगा। तो चूँकि हमने i की वैल्यू निकालनी है v इज़ इक्वल टू 9 के ऊपर, और 9 तकरीबन यहाँ पे है, इस जगह पे है, इसका मतलब यह है कि हम इस जगह से इस तरफ आगे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर v9 है तो हमें कौन से वाला यूज़ करना चाहिए, फार्मूला यूज़ करना चाहिए, फॉरवर्ड वाला यूज़ करना चाहिए। और अगर कोई v की जगह पे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 15 होता तो 15 तकरीबन इधर है, तो फिर हमने बैकवर्ड की तरफ आना है। याद रखें, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है, जैसे कि 9 अगर शुरू में फॉल करते हो तो कौन से वाला फार्मूला लगाना है आपने, न्यूटन का फॉरवर्ड वाला फार्मूला लगाना है। और अगर कोई वैल्यू ऐसी इंडिपेंडेंट की दी जाए जो एंड पे फॉल करती हो तो आपने बैकवर्ड वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो हमने यूज़ करनी है यहाँ पे क्या चीज़ जी, कि हमने टेबल जो बनाना है वो कौन से वाला टेबल बनाना है, द फॉरवर्ड differences the forward differences table is हाँ जी, द फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल इज़, हमने फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल बनाना है। फॉरवर्ड डिफरेंसेस वाला क्यों बनाना है, बैकवर्ड वाला क्यों नहीं बना रहे। फॉरवर्ड वाला इस वजह से बना रहे हैं कि ये वाली जो v इज़ इक्वल टू 9 है, ये तकरीबन इधर यहाँ पे है, मतलब v इज़ इक्वल टू 9 तकरीबन टेबल के शुरू में है। तो अगर शुरू में है तो इसका मतलब ये है शुरू में है तो आगे बढ़ सकते हैं, शुरू से हम पीछे तो जा नहीं सकते। इस वजह से हम आगे बढ़ने के लिए द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इस्तेमाल करेंगे। अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमने बनाना है, वो किस तरीके से बनेगा देखिएगा। हाँ जी, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ लिखें आप, उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ लिखें, उसके बाद फर्स्ट डिफरेंस, उसके बाद सेकंड डिफरेंस, उसके बाद थर्ड डिफरेंस, उसके बाद फोर्थ डिफरेंस। हाँ जी, वैल्यूज़ लिख लें जी, क्या थी सबसे पहले 8, 10, 12, 14, 16, और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की है 1000, 1900, 3250, 5400, 8950। ठीक है जी, ये हमने जो टेबल में हमें वैल्यूज़ दी गई थी, v मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, i मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो वैल्यूज़ हमें दी गई थी हमने उसको पहले दोनों कॉलम जो है उसके लिख लिए। उसके बाद अब हमने लिखना है जी यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, फर्स्ट डिफरेंस लिखने का तरीका जो है समझ लें, 1900 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है 900, और ये 900 आपने 1000 और 900 के दरमियान में लिखना है। क्लियर। उसके बाद 3250 में से 1900 को सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आ जाएगा 1350, और ये वाली जो वैल्यू है ये 1900 और 3250 के दरमियान में होगी। अब क्या करें जी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें,
5400 में से इस वाली अमाउंट को, तो आपके पास आ जाएगा 2150। उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आ जाएगा 3550। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ थी, हर नेक्स्ट वाली वैल्यू में से प्रीवियस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास नंबर आ रहा है, हमने उन दोनों के दरमियान में लिख दिया। ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, आपने दरमियान में ये वैल्यूज़ लिख दी। क्लियर होगी बात? तो इस फर्स्ट वाले कॉलम को हम कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस। अब हमने सेकंड डिफरेंस फाइंड करना है, तो इस वाली अमाउंट में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास आ जाएगा 450। इस वाली अमाउंट में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आ जाएगा 800। उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 1400। सेकंड डिफरेंस आ गए। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड डिफरेंस निकालने के लिए 350। और देख लें ये इनके दरमियान में है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 600 आ जाएगा, ये इसके दरमियान में है। मतलब हर नेक्स्ट वाली वैल्यू में से जब प्रीवियस वाली वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनके दरमियान के बिल्कुल सामने आपने नेक्स्ट कॉलम में जो है उनका डिफरेंस लिखना है। अब 600 में से 350 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है जी? 250। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ डिफरेंस आया है, फोर्थ डिफरेंस वो 250 के इक्वल आया है। तो अगर हमें कोई ये कहता है कि जी इसके फोर्थ डिफरेंस के बाद फिफ्थ डिफरेंस क्या होगा, तो चूँकि सिंपल एक अमाउंट है तो हम फिफ्थ डिफरेंस को क्या कंसीडर करेंगे? ज़ीरो। और उसके बाद अगर फिफ्थ डिफरेंस ज़ीरो है तो उसके अगले वाला सिक्स डिफरेंस क्या होगा? वो भी ज़ीरो, सेवन्थ वाला भी ज़ीरो, एट वाला भी ज़ीरो। यानी आई मीन टू से कि इस फोर्थ डिफरेंस के आगे जितने भी डिफरेंस सारे होंगे, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, वो सारे के सारे ज़ीरो के बराबर होंगे। ठीक है। अब इस टेबल को हम कहते हैं द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये मैंने बताया, ये फॉरवर्ड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि v इज़ इक्वल टू 9 जो है ये तकरीबन शुरू में फॉल करता है, इस वजह से हमने इसके ऊपर फॉरवर्ड लगाया। ठीक है। तो ये द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तो हमने लिख लिया। अब हमें आगे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिखना है, जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। हाँ जी। अब फार्मूला हमारा जो है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हाँ जी। ये फार्मूला हमारे पास जो है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ये क्या होता है जी फार्मूला? I इज़ इक्वल टू I नॉट प्लस P डेल्टा I नॉट प्लस P इंटू P माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर I नॉट प्लस P इंटू P माइनस 1 P माइनस 2 ओवर
3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डेल्टा क्यूब आई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2 पी माइनस 3 ओवर 4 का फैक्टोरियल डेल्टा रेज़ टू पावर 4 आई नॉट प्लस 100। तो ये न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है इसको देखें। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा आया था आई इज़ इक्वल टू आई नॉट प्लस पी डेल्टा आई नॉट, फिर पी इंटू पी माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल सेकेंड डिफरेंस, फिर p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 3 का फैक्टोरियल, फिर p इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2 पी माइनस 3 ओवर 4 का फैक्टोरियल। अगर हम आगे भी चाहें तो इसी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डेल्टा की पावर 4 आई नोट के ऊपर इस वजह से क्लोज कर लिया क्योंकि हमें पता है अभी हमने जो टेबल बनाया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास चौथे डिफरेंस तक वैल्यूज़ हैं। इससे आगे वाला पाँचवें डिफरेंस अगर लेंगे तो वो तो हमारे पास वैसे ही ज़ीरो है, इसका मतलब हम इतनी अमाउंट सिर्फ लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये कौन कौन सी अमाउंट को हम क्या क्या कहते हैं। इस फार्मूले को लेबल कर ले 1। हाँ जी, वी नोट हमें चाहिए होगा। वी नोट क्या चीज़ है जी? वी नोट वी नोट इज़ इक्वल टू 8 है। वी नोट इज़ इक्वल टू 8। ये कौन सी वाली वैल्यू है ये मैं आपको बताता हूँ। ये वाली वैल्यू मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो सबसे पहले वाली वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे? वी नोट। उसके बाद कॉमा आई नोट। तो आई नोट भी सिमिलरली जो सबसे पहले आई की वैल्यू दी हुई है टेबल में वो है 1000। कौन से वाली जी? ये 1000। उसके बाद आई नोट के बाद हमारे पास एक अमाउंट होती है डेल्टा आई नोट। डेल्टा आई नोट इज़ इक्वल टू 900। ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये हमें कैसे पता चलेंगी। उसके बाद डेल्टा स्क्वायर आई नोट इज़ इक्वल टू 450। उसके बाद डेल्टा क्यूब आई नोट इज़ इक्वल टू 350 एंड लास्ट वन डेल्टा 4 आई नोट इज़ इक्वल टू 250। क्लियर होगी जी ये बात। अब हमने जो टेबल बनाया था ज़रा गौर करें, वहाँ से हमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ज़रा गौर करें। ये हमारे पास वैल्यू है 8 जो है ये वी नोट है। 1000 जो है ये हमारे पास आई नोट है। ठीक है। और डेल्टा आई ये जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है 900 ये हमारे पास डेल्टा आई नोट है। सिमिलरली ये टेबल में ये सबसे ऊपर वाली तो ये हो जाएगी डेल्टा स्क्वायर आई नोट। नोट क्यों ले कह रहे हैं हम? क्योंकि सारी ऊपर वाली वैल्यूज़ ले रहे हैं, इस वजह से ये सारे क्या हो गया आई नोट के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास है डेल्टा क्यूब आई नोट। डेल्टा क्यूब आई नोट है 350। उसके बाद डेल्टा की पावर 4 आई नोट वो है 250। तो अब आप इस टेबल को देखें, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हमने ये ऊपर वाली वैल्यूज सिर्फ लेनी होती है ये वाली। अब इन सारी वैल्यूज़ को ये जो मैंने फार्मूला लिखा है उस फार्मूले में हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है। और फार्मूले में हमें एक वैल्यू और चाहिए होती है जी, वो क्या है हमारे पास P। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। P इज़ इक्वल टू इसका फार्मूला होगा V माइनस वी नोट जो कि 8 के बराबर है ओवर एज।
तो P इज़ इक्वल टू एच क्या है जी, एच हमारे पास ये देखें 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से सॉरी 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, इसका मतलब h बराबर 2 है। 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2, 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं हर नेक्स्ट वाली वैल्यू में से पिछले वाली वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं जी, एज कहते हैं। और एज हमारे पास क्या है, 10 में से 8 निकालें 2, तो ये हमारे पास 8 2 हो गया जी, ठीक है। उसके बाद v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है जिसके ऊपर हमने वैल्यू निकालनी है। v इज़ इक्वल टू क्या है जी, 9, v इज़ इक्वल टू 9 माइनस v नोट क्या है हमारे पास, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे जो v नोट है वो हमारे पास 8 के बराबर है, v नोट इज़ इक्वल टू 8, तो लिहाजा हमारे पास 0.5 जो है ये p की वैल्यूज़ आ गई। अब ये सारी अमाउंट जो है v नोट, i नोट, डेल्टा i नोट वगैरह वगैरह, ये p सारी वैल्यूज़ को हम इन वन पुट करते हैं। इन वन पुट करें तो आपके पास i इज़ इक्वल टू, सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो i नोट हमारे पास किसके बराबर है जी, 1000 के बराबर है, ठीक है। p मतलब ये वाला p डेल्टा i नोट, p हमारे पास है 0.5 के बराबर, ठीक है। डेल्टा i नोट हमारे पास है 900 के बराबर, ठीक है। फिर प्लस 0.5 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और डेल्टा स्केयर आई नोट, डेल्टा स्केयर आई नोट हमारे पास है 450, मल्टीप्लाई कर दो जी 450, ठीक है जी। फिर उसके बाद प्लस क्यू वाले ले लें, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और थर्ड डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास 350, ठीक है जी। और अब लास्ट वाला क्या जी, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2, 0.5 माइनस 3 ओवर 4 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई क्या चाहिए जी, फोर्थ डिफरेंस आई नोट, वो हमारे पास फोर्थ डिफरेंस आई नोट क्या है जी, 350 के बाद आ जाता है 250, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मैंने 250 लिख लिया। अब कैलकुलेटर पकड़ें और सारी कैलकुलेशन को सिंपल करें तो हमारे पास i इज़ इक्वल टू अमाउंट आ जाती है तकरीबन i इज़ इक्वल टू 1405.8594. It is our required value of the dependent variable I. अब हम अगर उस टेबल को देखें तो हमें यहाँ से भी कुछ समझ आती है कि क्या जी, 8 के ऊपर 1000 था और 10 के ऊपर 19000 है। 8 में ये वैसे थोड़ा सा आपको मतलब गैस करने के लिए कि हमने जो कैलकुलेशन की है हमारा आंसर ठीक है या गलत है। आप देखें 8 के ऊपर 1000 था और 10 के ऊपर 1900 है, तो इन दोनों के दरमियान में 9 के ऊपर वैल्यू जो है वो आ रही है तकरीबन 1405.8594, मतलब कि हमारे पास ये जो 1000 है और 900 है ये तकरीबन उसके दरमियान में फ़ाल करती है, तो इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है ये ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने पहले जो क्वेश्चन किया है उसमें हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यूज़ किया है और न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इसका बिल्कुल उलट होगा, रेसिप्रोकल होगा। उसमें हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हमने हैंडल करना है जी। क्वेश्चन आगे है, द अमाउंट ए ऑफ अ सब्सटेंस
the amount A of a substance, amount A of a substance क्या है जी? remaining in a reacting system, remaining in a reacting system after an interval of time t in a certain chemical chemical experiment is tabulated below. ठीक है जी, क्या है ये क्वेश्चन? द अमाउंट ए, कोई अमाउंट है ए ऑफ आ सब्सटेंस रिमेनिंग इन अ रिएक्टिंग सिस्टम आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम टी इन अ सर्टेन केमिकल एक्सपेरिमेंट इज टेबुलेटेड बिलो। अब मैं एक टेबल दिया गया है, हाँ जी, क्या है? कुछ वैल्यूज़ हैं टी की, यहाँ पे मैं फिर आपको बताता जाऊँ। टी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ए जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। टी की वैल्यूज़ हैं 2, 5, 8, 11, 94.8, 87.9, 81.3, 75.1। तो फाइंड करना है हमने ए इफ़ अगर t इज़ इक्वल टू 9 हो। तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने लिख दी है। यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो मैंने 2 दफ़ा पढ़ दी, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाँ, केमिकल एक्सपेरिमेंट का जो रिलेटेड हमारे पास टेबल है वो ये दिया हुआ है। टी मतलब टाइम है और जो सब्सटेंस है वो हमारे पास ए है। सब्सटेंस जो है वो ए वो टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपने फाइंड क्या करना है? ए मतलब ए आपके पास यहाँ पे एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है और किस के ऊपर फाइंड करना है? टी के ऊपर। आप फिर अगर गौर करें तो वही इंटरपोलेशन की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे सोचें क्या कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी जो है 9 के बराबर दिया हुआ है और एक बाई वेरिएट डाटा भी दिया हुआ है। क्लियर? अब ज़रा गौर करें, टी इज इक्वल 9 कहाँ पे होगा? ये 2 है, 5 है, दरमियान में डिफरेंस 3 का है। 5 में 3 फिर ऐड किया 8 में फिर 3 ऐड किया तो 11 और 9 तकरीबन हमारे पास फॉल करता है यहाँ पे। तो बिल्कुल ये पिछले वाले क्वेश्चन से उलट है ये क्वेश्चन। हमने t इज़ इक्वल टू 9 के ऊपर a की वैल्यू निकालनी है। मतलब t इज़ इक्वल टू 9 के ऊपर जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 81.3 और 75.1 के तकरीबन दरमियान में कहीं ना कहीं पड़ी होगी। t इज़ इक्वल टू 9 जो है हमारे पास वो 8 से आगे होगा और 11 से पीछे होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि t इज़ इक्वल टू 9 है, ये तकरीबन एंड के ऊपर आया हुआ है।
तो चूँकि अगर ये एंड के ऊपर आया हुआ है तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, टेबल लगाएंगे बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ जाएंगे हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया था, यहाँ पे हम फॉरवर्ड के बजाय बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाना है ये भी उसी लाइंस के ऊपर चल के हम देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पहले आप लिखते हैं जी टी, उसके बाद ए, फिर जी हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट डिफरेंस ए के लिहाज से, फिर सेकंड डिफरेंस ए के लिहाज से। यहाँ पे गौर तलब बात यह है कि जब आप बैकवर्ड लगाएंगे तो ये जो आपके पास डेल्टा है, एक्चुअली हम जब ये उल्टा लिखते हैं नीचे की तरफ तो इसको हम नेबला पढ़ते हैं, ठीक है। जो पहले मैंने क्वेश्चन में यूज़ किया उसको हम फॉरवर्ड के लिए जो सिंबल ये इस्तेमाल करते हैं ये इससे उल्टी होती है, उसको हम मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो सिंबल है फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल होती है, इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा। और ये वाली जो सिंबल है ये बैकवर्ड के लिए इस्तेमाल होती है और इसको हम पढ़ते हैं नेबला, ठीक है जी। तो नेबला के लिहाज से सेकंड डिफरेंस हमने टेबल बना लिया और उसके बाद नेबला के लिहाज से हम थर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं और देखेंगे कि हमें कितने डिफरेंस तक हमने आगे चलना है जी। तो पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 2, 5, 8, 11 और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं 94.8, 87.9, 81.3, 75.1। ये एक्चुअली हमें टेबल जो दिया हुआ था टी और ए की वैल्यूज़ उसी को हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हम फर्स्ट डिफरेंस लिखते हैं तो डिफरेंस लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, हर नेक्स्ट वाली वैल्यू में से प्रीवियस वाली वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो इसके दरमियान में लिखेंगे, वो है -6.9। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -6.6, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6.2। ये फर्स्ट डिफरेंस का टेबल कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड डिफरेंस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.3, ये इसके दरमियान में। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके दरमियान में हमारे पास आ जाएगा 0.3 ऊपर वाली और ये वाली आ जाएगी 0.4 और उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो इसमें अब हमने चूँकि बैकवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ जो है हमारी तवज्जो का मरकज़ होंगी इस तरीके से। फॉरवर्ड वाले में हम इन वाली वैल्यूज़ ऊपर वाली वैल्यूज़ को लेते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, और बैकवर्ड वाले में हम इन वाली वैल्यूज़ को लेते हैं। इसमें किसका क्या नाम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। यहाँ पे टी एन का मतलब कि टी की लास्ट वाली वैल्यू। जब हम लिखते थे टी के नीचे 0 मतलब टी नोट, तो उसका मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सबसे पहले वाली वैल्यू। जब नीचे एन लिखते हैं तो उसका मतलब होता है सबसे एंड वाली वैल्यू, वो हमारे पास है 11। और उसके बाद ए एन हमारे पास है, ए की सबसे एंड वाली वैल्यू 75.1। पहले फॉरवर्ड वाले में हम सबसे ऊपर वाली वैल्यूज़ लेते थे और बैकवर्ड में हम सबसे एंड वाली वैल्यूज़ ले रहे हैं। उसके बाद नेबला ए एन, ये हमारे पास है -6.2।
सेकेंड डिफरेंस नेबुला ए एन, ये हमारे पास 0.4 ये वाली। और उसके बाद थर्ड डिफरेंस वो हमारे पास है 0.1। और उसके बाद हमें मालूम है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पी की वैल्यू निकालनी होती है। पी हम कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे जी, वो देखें। पी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला होता है टी माइनस टी नोट नहीं बल्कि टी एन आएगा लास्ट वाली वैल्यू ओवर एच। टी हमारे पास क्या है जी 9। ये 9 कौन से वाला है, जो हमें उसने कहा था कि टी इज़ इक्वल टू 9 के ऊपर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाला। ये टी इज़ इक्वल टू 9 के ऊपर वैल्यू निकालनी है, तो लिहाजा टी इज़ इक्वल टू 9 माइनस टी एन जो है हमारे पास 11 के इक्वल है। और एच हमारे पास क्या है, ये जो टी की वैल्यू में सेम डिफरेंस है, 5 में से 2 निकाला 3, तो P इज़ इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो है -2.3। ठीक है जी। अब फार्मूला हम लगाते हैं, क्या जी फार्मूला, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। याद रखें पिछले क्वेश्चन में आपने फॉरवर्ड टेबल बनाया था, यहाँ पे अब आप बैकवर्ड टेबल बना रहे हैं। और वहाँ पे हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ किया था, तो यहाँ पे हम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसके ऊपर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, अगर वो शुरू में होता है तो फॉरवर्ड लगाते हैं, और अगर वो एंड पे होता है तो हम क्या करते हैं, बैकवर्ड वाला लगाते हैं। तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है हमारे पास क्या है जी, फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। ए इज़ इक्वल टू ए एन प्लस पी नेबुला ए एन प्लस पी इंटू पी प्लस 1। पिछले वाले फार्मूले में ये पीस के दरमियान में माइनस आ रहा था, बस यहाँ पे हमने माइनस के बजाय प्लस लिखते रहना है, ओवर 2 फैक्टोरियल। सेकेंड डिफरेंस ए एन प्लस पी इंटू पी प्लस 1 पी प्लस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल। थर्ड डिफरेंस ए एन एंड सो ऑन। क्योंकि हमारे पास ये जो ऊपर हमने टेबल बनाया है, हम थर्ड डिफरेंस तक गए हैं। आगे जो 4 डिफरेंस आएगा, चूँकि यहाँ पे ए की वैल्यू है, तो 4 डिफरेंस जब लेंगे भी तो वो 0 आ जाएगा, 4 डिफरेंस भी 0 होगा, 5 डिफरेंस भी, 5th डिफरेंस भी 0 होगा, आगे सारे वाले डिफरेंस जो है 0 हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करते हैं और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ए इज़ इक्वल टू ए एन हमारे पास है 75.1 प्लस पी हमारे पास है -2/3 डेल्टा ए एन है हमारे पास -6.2 प्लस पी है हमारे पास -2/3 इंटू -2/3 प्लस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। और सेकंड डिफरेंस, सेकंड ए नोड वो है हमारे पास 0.4 प्लस हमारे पास फिर P -2/3 P इंटू पी प्लस 1 इंटू -2/3 प्लस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल।
मल्टीप्लाई थर्ड डिफरेंस, और थर्ड डिफरेंस हमारे पास क्या है 0.1। तो अब कैलकुलेटर उठाएं, इन सारी वैल्यूज़ को सिंपल करें, आपके पास a इज़ इक्वल टू हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, इसको सोल्व कर लें, वो आ जाएगा 79.183951। कहाँ पे आई ये वैल्यू? एट t इज़ इक्वल टू 9। अब आप टेबल को ज़्यादा दोबारा देख लें, जो आपको शुरू में टेबल दिया हुआ है इन्होंने, देखें कि 2 के ऊपर 94.8 था, हमने देखा, फिर 5 के ऊपर 87 है, मतलब टी की वैल्यूज़ जो हैं वो तो बढ़ रही हैं, लेकिन जो सब्सटेंस ए है उसकी वैल्यूज़ जो है वो कम हो रही है। 94 के बाद 87, उसके बाद टी और बढ़ाया और जो ए है वो और कम हो गया, उसके बाद 8 से जब 11 पे पहुँचे तो और कम हो गया। इसका मतलब ये है कि टी की वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं, जबकि ए की वैल्यू जो है वो कम हो रही हैं। तो मैंने आपको बोला था कि t इज़ इक्वल टू 9 तकरीबन यहाँ पे होगा, तो उसके लिहाज से जो आंसर आएगा वो 81.3 और 75.1 के तकरीबन दरमियान में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमें एक इंटरपोलेशन है, लाजमी नहीं है कि वो एक गैस के तौर पे मैंने आपको बताया था कि लग तो ऐसे रहा है कि इनके दरमियान में आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा इससे पीछे या थोड़ा सा इससे आगे भी हो सकता है, तो इससे कोई इशू नहीं है। हमारे पास आंसर जो आ रहा है 79 तकरीबन 80 से कम है, ये तकरीबन इस तरफ आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो नो इशू, इधर के बजाय इधर आ गया है, लेकिन चूंकि हमने एक अप्रोक्सीमेशन करनी है, इंटरपोलेशन है यही कि डिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से हम थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 79 तकरीबन 80 के पास आ गया, कहाँ पे? एट t इज़ इक्वल टू 9। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में आपने देखा है कि हमने दो चीज़ें की हैं। इंटरपोलेशन इक्वल इंटरवल्स के लिए अभी हम कर रहे हैं फ़िलहाल, आज जो लेक्चर जो किया है ये इक्वल इंटरवल के लिए किया है, और उसकी भी आगे से दो टाइप्स थी कि जिस के ऊपर हमने वैल्यू निकालनी, जिस नंबर के ऊपर वैल्यू निकालनी है, अगर वो गिवन टेबल के एंड पे हो तो बैकवर्ड लगाएं, और अगर स्टार्ट में हो तो फॉरवर्ड लगाएं। तो इसी तरह अगर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल लगाएंगे तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ किया जाएगा, और अगर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए बैकवर्ड इंटरपोलेशन जो है फार्मूला वो वाला यूज़ किया जाएगा। ठीक है जी, और हमने देखा कि बैकवर्ड के लिए हम जो है उल्टा डेल्टा यानी कि जिसको हम नेबुला कहते हैं वो साइन इस्तेमाल करते हैं, जबकि फॉरवर्ड के लिए जो है हम सिंपल डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। और फॉरवर्ड के लिए हम नोट मतलब नीचे इंडेक्स में ज़्यादातर ज़ीरो लिखते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि बैकवर्ड के लिए हम नीचे इंडेक्स में n लिखते हैं जो कि लास्ट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए। ठीक है, तो इसके अलावा आपने जो इस टॉपिक के जो क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 6.19। तो इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आप सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों मेथड से, मतलब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से हम मैक्सिमम 6.1 एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 6.19 के ऊपर है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आगे दूसरे लेक्चर में देखेंगे मिसी टर्म्स हों तो उनको कैसे फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल्स अगर फाइंड करनी हो तो उसका क्या तरीका है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।